कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है मैंने एक एससी वर्मा की सीरीज़ शुरू की है जे मीन्स एग्ज़ाम के लिए। तो आज इसका डे 8 है जिसमें मैंने एससी वर्मा के ऑल्टरनेटिव करंट चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस 5-6 लिए जो आपको राइट साइड में यहाँ पे दिख रहे होंगे इस जगह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन नंबर 8 है। 8th नंबर ले लेते हैं। 8th नंबर कह रहा है एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेड इज कनेक्टेड टू ए ऑसिलेटर गिविंग ए आउटपुट वोल्टेज। वोल्टेज को इन्होंने ई से लिखा है, मैं वी से लिख देता हूँ या ई से ही लिख देता हूँ। वोल्टेज दिया है 10 साइन ओमेगा टी। ये आउटपुट वोल्टेज दिया। फाइंड द पीक करंट इन द सर्किट फॉर ओमेगा इज इक्वल टू, कोई एक पार्ट में कर देना बाकी आप कर लेंगे 10 सेकेंड इनवर्स। ओमेगा आपका सीधे सेकेंड इनवर्स में दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा पार्ट 100 में 500 1000 निकालना है। तो ये सर्किट का जो कैपेसिटेंस दिया हुआ है सी, ये है 10 इंटू 10⁻6 फेरेड। माइक्रोफेरेड था, मैंने फेरेड में कन्वर्ट कर लिया है, राइट। तो आपको पता है कि कैपेसिटर जब अकेले सर्किट में लगा होगा इस टाइप से पूरा पूरा वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस अपीयर होगा। एसी सोर्स लगा हुआ है, ठीक है सी। तो जो भी वोल्टेज यहाँ पे लगा हुआ है, वोल्टेज को वी इन्होंने यहाँ पे ई से लिखा है, मैं भी ई से लिख देता हूँ। वोल्टेज ई लगा है, ठीक है। तो पूरा वोल्टेज इसमें ही अपीयर होगा। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसमें करंट कैसे निकलती है, क्यू को मैं क्या कर लेता हूँ सी इंटू ई मान लेता हूँ। सी आपके पास सी हो गया, ई की वैल्यू है 10, सी को बाद में रख दो 10 साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी या ई को मैं जनरल पहले यहाँ प्रूफ कर लेता हूँ। ई को मैं लिख दूँ ई नॉट। जैसा देख पाए ई नॉट हमारा 10 है, दिस वन ई नॉट, ठीक है 10 साइन ओमेगा टी। अब इसको डी क्यू बाई डी टी कर देंगे। मैं कंप्लीट आर्टिकल नहीं दिखा रहा हूँ, बस आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ कैसे आता है। डी क्यू बाई डी टी इसमें करंट आ जाएगी, होगा सी ई नॉट। डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस, एक ओमेगा आगे भी हो जाएगा इंटू कॉस ओमेगा टी। बाकी लिमिट वेट रखते हैं, हमें उससे मतलब नहीं। ये आपके पास जो आ गया दिस इज़ द पीक वैल्यू। तो हमारे पास यहाँ से रिजल्ट मिल जाता है आई नॉट, जो पीक वैल्यू है आपके पास वो है सी ई नॉट इंटू ओमेगा। सी आपके पास कितना दिया है 10 इंटू 10⁻6। ई नॉट दिया है 10 वोल्ट, देखिए ब्रैकेट में लिखा हो दिस वन, ये ई नॉट है। और ओमेगा भी आपका दिया है पहले पार्ट के लिए 10 सेकेंड इनवर्स, 10 सेकेंड इनवर्स। इसको देख लो 10⁻³ एम्पियर, यानी इसको हम 1 मिली एम्पियर भी लिख सकते हैं। एंड दैट बिकम्स योर आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने ओमेगा यहाँ 10 लिखा है, ऐसे ओमेगा आप देख रहे हैं क्वेश्चन पार्ट में 100 दे रहा है, 500 है, 1000 है, इन पे भी आप निकाल सकते हो। ये था क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या कह रहा है, ए कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 5 मिली हेनरी एंड द नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द ऑसिलेटर ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम। उसी प्रॉब्लम में एक आपने इंडक्टर कनेक्ट कर दिया है। तो आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ से फिर से देखूँ तो ये इंडक्टर कनेक्ट हो जाएगा इसी सर्किट में। सॉरी, डीसी सोर्स नहीं है, यहाँ पे एक एसी सोर्स है। ये इंडक्टर एल की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास, एल दिया हुआ है 5 मिली हेनरी, 5 इंटू 10⁻³ हेनरी। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ ये मिली हेनरी दिया था। अब अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ, एल होता है, एल इंडक्टर क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है ई, वो होता है एल डी आई बाई डी टी। ये आपके पास ई जो है ई नॉट साइन ओमेगा टी होगा। तो डी आई आपके पास हो जाएगा, मैं यहाँ भी कंप्लीट आर्टिकल नहीं कर रहा हूँ, ई नॉट बाई एल इंटू साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। इंटीग्रेट मार दें तो यहाँ पे जो करंट का फंक्शन बनेगा आई ई नॉट अपॉन एल, साइन का इंटीग्रेशन कॉस में आएगा और एक ओमेगा डिवाइड में आएगा, ओमेगा एल नीचे मिल जाएगा इंटू कॉस ओमेगा टी।
ठीक है। तो ये आपके पास ये जो वैल्यू आएगी कंप्लीट इंटीग्रेशन साइन वाइन और लिमिट मैं नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, इधर देखते हैं, आई नॉट हो गया ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। वैसे मैं डायरेक्टली ये वैल्यू पता होती, मैं थोड़ा थोड़ा आपको आर्टिकल करके दिखा दूँ जिससे कि प्रोसेस कैसे होता है यही पता चल जाएगा। ई नॉट कितना दिया है हमको 10 वोल्ट अपॉन ओमेगा, इसमें ओमेगा शायद किस पे पूछा हुआ है, 9th नंबर में 100, पहला वाला पार्ट कर रहा हूँ 100 सेकेंड्स इनवर्ड 100, एल दिया है 5 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा तो 10⁴ अपॉन 10⁻² अपॉन 5, इट मीन्स 100 अपॉन 5, इट मीन्स 20 एम्पियर ये करंट हो जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। A resistance of 100 ohm is connected to AC source. This find the energy dissipated at heat during t equals 0 to 1 मिलीसेकेंड। तो सिंपल सी बात है, कोई भी अगर आपके पास रजिस्टर होता है आर, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे या उसको किसी भी एक एसी सोर्स से कनेक्ट किया जाए, वोल्टेज वी है उसका, तो ये पूरा पूरा वी इसके क्रॉस अपीयर होगा, वो वी कांस्टेंट हो या वेरिएबल जो भी हो इसके क्रॉस अपीयर होगा, सिंगल डिवाइस है। तो इसमें पावर लॉस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा V²/R। अब हम पावर लॉस को ही dH/dt भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ हीट डिसिपेशन जो होगा dH/dt। दिस इम्प्लाइज दैट dH आपके पास जो आएगा वो होगा V²/R इंटू dt। आपको हीट लॉस टोटल चाहिए अंडर गिवन इंटरवल ऑफ टाइम 0 से t, एंड माइंड इट आपका t जो दिया है 0 to 1 मिलीसेकेंड की बात कर रहा है, 1 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स इसकी बात कर रहा है, ठीक है ना। हम बात करते हैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास आएगा h जो आ जाएगा, h होगा इंटीग्रेशन V²। आपको क्वेश्चन में देखिए 11th नंबर में क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन में दिया है E = 12 साइन 250πt ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आपके पास इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 144/R, कितना दिया आपको 100 साइन स्क्वायर 250πt। ये 0 to स्मॉल टी 1 मिली एम्पियर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो गौर देखेंगे 1.44 ये तो बाहर आ जाएगा ये दोनों का डिवाइड करके, ठीक है। बाकी आगे इंटीग्रेशन में 0 से t एज इट इज़ ये टर्म बचा रहेगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी इसको छोड़ देते हैं, हम सबसे पहले इस इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 to t साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 1 - cos 2 थीटा होता है, 2 इंटू 250πt होल बाई 2 इंटू डी टी। यहाँ पे एक डी टी और हो रहा होगा जो मिस हो गया, डी टी इंटू डी टी ये रहा होगा, ठीक है ना, राइट। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करें तो ये दो इंटीग्रेशन बन जाएंगे, 0 to t 1/2 होल बाहर आ जाएगा, 0 to t डी टी माइनस 0 to t cos 250 नहीं, ये तो 500 हो जाएगा, 250 का डबल हो गया 500πt इंटू डी टी, ठीक है। पूरा सॉल्व कर लेते हैं, कुछ बच्चों को मैथ्स में हो सकता है ऐसे दिक्कत हो। 1/2 टी टी का इंटीग्रेशन टी आएगा, जब लिमिट रखें तो ये टी ही बन जाएगा,
ठीक है, माइनस इसका कॉस का इंटीग्रेशन, साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन 500 पाई टी अपॉन में 500 पाई भी आ जाएगा। ठीक है, इसकी लिमिट होगी 0 से टी तक, तो ये हो जाएगा 1/2। टी को मैं 1 मिली सेकेंड इस टी की जगह -10⁻³ लिख देता हूँ, माइनस 1/500 पाई, इसको अलग कर लेते हैं, और यहाँ पे अंदर आएगा साइन 500 पाई इंटू स्मॉल टी जो है 10⁻³ है, तो इसको 1/1000 लिख देंगे, माइनस साइन स्मॉल टी है 0, तो 0 डिग्री हो जाएगा। ये ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट बंद, तो ये आएगा 1/2 10⁻³ माइनस 1/500 पाई इंटू ये हो जाएगा 2 पाई/2, साइन 92 हुआ 1 और माइनस साइन 0 0, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, तो यानी कि सिर्फ इतना टर्म बचेगा। इसको भी आगे चेक कर लेते हैं, तो ये आएगा 1/2 1/1000, ये आएगा 0.001 माइनस, इसको सॉल्व करते हैं, पूरा मैंने पहले सॉल्व कर रखा है, 0.0064 कुछ ऐसा आएगा। सॉल्व करने पर ये जो वैल्यू आ जाएगी लगभग 0.00 पूरा मल्टी, ये पूरी वैल्यू सॉल्व करने पर इसमें 1.44 का मल्टी, ये पॉइंट वैल्यू है 0.0002 कुछ इस टाइप से आएगी। अब ये वैल्यू हम ऊपर लगा दें, इसमें 1.44 का मल्टीप्लाई होना है, तो इक्वेशन 1 पे आते हैं यहाँ पर, तो गौर से देखेंगे इक्वेशन 1 पे मैंने यहाँ पे इसको इस इंटीग्रेशन को यहाँ पे छोड़ दिया था, ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट, इसकी वैल्यू 0.02 आ चुकी है, तो 1.44 का मल्टीप्लाई करते एच आ जाएगा, तो हमारे पास एच क्या आ जाएगा 1.44 इंटू 0.0002, फिर लगभग आता है 0.000261, ऐसा कुछ आ जाता है, सॉरी नियर बाई है आंसर, मैंने नियर बाई चेक किए, तो इसको हम कह सकते हैं 2.61 इंटू 10⁻⁴ जूल। थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाता है कैलकुलेशन सारे दिखाने में, आई होप सो आप इंजीनियरिंग के बच्चे हैं तो आपको एक कैलकुलेशन आना चाहिए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज, अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए क्या लिया है। क्वेश्चन 13 का है इलेक्ट्रिक बल्ब इज डिजाइन, जस्ट ए मिनट अगला पेज ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 ये इस चैप्टर के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। एससी वालों में वैसे ज़्यादा क्वेश्चन दिए नहीं हैं, टोटल लगभग 19 क्वेश्चन दिए हैं, तो बहुत इसमें कलेक्शन नहीं है, आपको कुछ और बुक की ज़रूरत भी पड़ेगी इसके एसी के अच्छे प्रॉब्लम को समझने के मेंस लेवल पर भी। एडवांस के लिए तो एससी वालों में नहीं दिया है कुछ क्वेश्चंस, तो चलिए देखते हैं 13 नंबर। लेट अस स्टार्ट विद द 13 नंबर प्रॉब्लम। इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू कंज्यूम 55 वाट व्हेन ऑपरेटेड 110 वोल्ट। तो जो बल्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दी है 55 वाट इसका पावर दिया है, इसका वोल्टेज दिया है 110 वोल्ट ये दिया है। बल्ब जब भी दिया होता है सबसे पहले हम एक काम करते हैं उसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, आर जो होता है V²/P होता है, V² 110 इंटू 110 अपॉन P है 55, रेजिस्टेंस 220 वोल्ट आ जाएगा, सॉरी 220 ओम। ये बल्ब की रेटिंग हो गई। अब आपसे कह रहा है ये आपके पास एक बल्ब हो गया है जिसका अपना रेजिस्टेंस दिया है, इसके साथ में एक इंडक्टर कॉइल कनेक्ट करनी है, इसका इंडक्टेंस हमको कैलकुलेट करना है। इसको एक एसी सोर्स से कनेक्ट किया जा रहा है इस टाइप से। एसी सोर्स का वोल्टेज देखिए पढ़िएगा, इट इज़ कनेक्टेड टू 220 वोल्ट एसी सोर्स, 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्स इसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, सो दैट इट विल गेट ए व्हाट शुड बी द इंडक्टेंस ऑफ कॉइल
फॉर विच द बल्ब शुड गेट ए करेक्ट वोल्टेज। तो सबसे पहले हम चेक करें इस सर्किट में का ओमेगा कितना होगा। ओमेगा होगा 2 पाई एफ, 2 पाई और एफ है आपका 50, इट मीन्स 100 आपके पास आ जाएगा, 100 पाई ओमेगा आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये आपके पास ओमेगा मिल चुका है। अब हम बात करते हैं सर्किट में करंट कितनी होगी। तो किसी भी सर्किट में जो करंट होगी आई, वो होगी E/Z। ठीक है, E/Z करंट E/Z होगी तो E अपॉन जेड होगा। इस ये आपके पास एक LR सर्किट का इम्पीडेंस क्या होगा, √R² प्लस XL²। इंडक्टिव रिएक्टेंस आई हो जाएगा E अपॉन √R² प्लस XL होता है ओमेगा L का होल स्क्वायर। यह पास आई आ जाएगा। अब रजिस्टर के क्रॉस अगर मैं वोल्टेज देखूं तो ये VR कितना आएगा, तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर ये करंट आई जा रही है, तो आपके पास वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर जो आएगा वो होगा I इंटू आर। इट मीन्स आई ऊपर लिखा है E इंटू आर अपॉन √R² प्लस ओमेगा L होल स्क्वायर। ये हो जाएगा वोल्टेज का रजिस्टर। और क्वेश्चन में कह रहा है ये वैल्यू आपके पास 55 एग्जैक्ट वही वोल्टेज चाहिए जिसके लिए कंस्ट्रक्ट किया गया, डिजाइन किया गया। 55 सॉरी ये कितना 55 ने 110 पे ऑपरेट करना है, तो दिस शुड बी इक्वल टू 110। तो अगर आप देखें, अब इतने पार्ट को देखें, इस पार्ट में आपके पास क्या अननोन है। आप पास E दिया है, E की वैल्यू आपके पास दी है 220 वोल्ट से ऑपरेट हुआ था, ये दिस वन। रजिस्टर आपको दिया है सर्किट का, कितना दिया है हमने सर्किट किया मीन्स बल्ब का ये R निकाल लिया, तो R भी आपको दिया है, ओमेगा भी आपको दिया है, दिस वन ओमेगा ये मिल गया है आपके पास। आप पास बचता क्या L, सॉल्व एंड गेट द आंसर। तो इस पर हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व करने में हमारे पास ऑन सॉल्विंग आप पास L की वैल्यू आ जाएगी 1.2 हेनरी। L क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 13 नंबर, 1.2 हेनरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसमें मैंने कैलकुलेशन करके नहीं दिखाया, आसान से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है ए इंडक्टेंस 2 हेनरी, आपके पास L 2 दिया हुआ है हेनरी, एक कैपेसिटेंस C 18 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड, माइक्रोफेड था फैरेड में चेंज कर लिया, एंड रेजिस्टेंस 10 किलो ओम। R आपके पास 10 इंटू 10⁻3 ओम, मैंने कन्वर्ट कर लिया तीनों को। कनेक्टेड टू ए AC सोर्स ऑफ 20 वोल्ट विथ adjustable फ्रीक्वेंसी, व्हाट फ्रीक्वेंसी शुड बी चूजन टू मैक्सिमाइज द करंट इन द सर्किट। कितनी फ्रीक्वेंसी लगाएं कि सर्किट में करंट मैक्सिमम हो जाए। तो आपको ये पता है ये एक LCR सर्किट की कंडीशन है, LCR सर्किट में, और इसमें I मैक्स होता है एट द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, एट द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। और रेजोनेंस की कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी होती है 1/2π√LC होती है। तो 1/2π√L इंटू सी। L कितना दिया है 2 और C कितना दिया 10 18 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ पास हो जाएगा 1/2π 18 इंटू 36 उसका √6 आ जाएगा इंटू 10⁻³ तो 1000/12π 1000/12π आएगा। इसको सॉल्व कर दें तो लगभग ये 27 हर्ट्स के इक्वल आ जाता है। ये आपका पहला आंसर हो जाता है।
इसी को एफ आर या एफ नॉट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं। जिस बात था पार्ट ए। पार्ट बी भी इसमें कुछ पूछा है, चला चेक कर लेते हैं। पार्ट बी क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस मैक्सिमम करंट। इस मैक्सिमम करंट की वैल्यू रेजोनेंस में सर्किट की कंडीशन पे मैक्स करंट, तो आई मैक्स जो होगी, वैसे इन जनरल मैं कहूँ आई की वैल्यू होती है वी बाई जेड। वी बाई जेड होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्स सी का होल स्क्वायर। और आई मैक्स होता है रेजोनेंस कंडीशन में, और रेजोनेंस कंडीशन में एक्सएल और एक्स सी इक्वल हो जाते हैं, इसी से आपकी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी निकलती है। ठीक है, जब एक्सएल एक्स सी सेम हो गए तो ये वाला टर्म हो जाएगा जीरो, तो आपके पास आई जो होगा वो मैक्स आ जाएगा, वो वी बाई आर आ जाएगा सिर्फ, बिकॉज दिस टर्म बिकम्स ज़ीरो। और वी आपके पास कितना दिया है क्वेश्चन में, वी इज 20 एंड आर कितना दिया है आपको 10 इंटू 10⁻3, तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर। आप चाहें तो इसको 2 मिली एम्पियर भी लिख सकते हैं, तो दिस इक्वल टू 2 मिली एम्पियर। ये आपका बी पार्ट था। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस के दोनों पार्ट हो चुके हैं। फ्रीक्वेंसी मैंने निकाल दी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी, और ये भी आ गया, तो दिस बिकम योर आंसर। आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दिस वन, ए ट्रांसफार्मर हैज 50 टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल एंड 100 टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। If the primary is connected to 220 volt DC, this point to be noted, 220 volt DC सप्लाई। आप पता है ट्रांसफार्मर जो है एक AC डिवाइस होता है, DC पे वर्क ही नहीं करेगा, और ये EMI पर बेस्ड होता है तो DC पर वर्क ही नहीं करेगा। ठीक है, तो एक AC डिवाइस है तो नो वर्किंग, इसकी कोई वर्किंग नहीं है। क्वेश्चन में लोग डेटा देख करके कुछ कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था, तो माइंड इट, ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था। ट्रांसफार्मर डीसी डिवाइस होती ही नहीं है तो नो वर्किंग, तो आपका आउटपुट जो आएगा वो ज़ीरो होगा। तो माइंड इट, ऐसे क्वेश्चन कई बार बड़ा कंफ्यूज कर देंगे। तो ट्रांसफार्मर एक एसी डिवाइस होती है, डीसी डिवाइस नहीं होती है, तो ये कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, नेट वैल्यू जीरो आएगी द एंड। तो आई होप सो आपने थोड़े कुछ क्वेश्चन सीखे होंगे। इसमें बहुत ज़्यादा कोई कलेक्शन तो नहीं था, लेकिन एसी के लिए आपको अलग से भी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एससी वर्मा में बहुत अच्छा कलेक्शन नहीं दिया हुआ है। हाँ, बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, जिनमें से मैंने 6 क्वेश्चन उठाए थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शायद ऑप्टिक्स की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, पहले 12th का सारा पोर्शन खत्म कराते हुए ऑप्टिक्स, अब ऑप्टिक्स मीन्स रे ऑप्टिक्स में हम लोग आएंगे, रे ऑप्टिक्स एंड देन वेव ऑप्टिक्स, देन मॉडर्न फिजिक्स। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे 11th बुक पे। तो चलिए, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन शेयरिंग। आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो तुरंत कमेंट करें, आपको विदिन 24 आवर्स वो चीज़ उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक्स। कीप ऑन शेयरिंग, keep on watching and keep on commenting. Okay, bye bye.